हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज चंदना एंड आई वेलकम यू टू बिजनेस स्टडीज क्लास। हमने लास्ट क्लास में फर्स्ट चैप्टर फिनिश कर लिया था एंड इस क्लास में हम सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे बिजनेस स्टडीज का, जो कि है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। लेट मी टेल यू स्टूडेंट्स दैट दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर ऑफ योर कोर्स। ओके स्टूडेंट्स, in this chapter we will be learning about different philosophers। हम philosophers के बारे में बात करेंगे एंड उन्होंने कौन से प्रिंसिपल्स दिए हैं मैनेजमेंट के, उनके बारे में बात करेंगे। पर उससे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि ये जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स है ये होता क्या है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आपने पहले बहुत बार सुना होगा ये वर्ड प्रिंसिपल का मतलब होता है हिंदी में जिसे हम बोलते हैं सिद्धांत। दे आर जनरल गाइडलाइंस या जनरल रूल्स जो कि हम फॉलो करते हैं अपनी लाइफ में। बट ये मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या है? मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस फॉर डिसीजन मेकिंग एंड एक्शंस। ये जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स है ये जस्ट जनरल गाइडलाइंस है जो कि एक मैनेजर को क्या हेल्प करती है, मैनेजर को हेल्प करती है डिसीजंस लेने में एंड एक्शंस परफॉर्म करने में। आप सबको पता है कि ऑर्गेनाइजेशन में ऐसी बहुत सी सिचुएशंस आती हैं जहां पे मैनेजर्स को डिसीजंस लेने पड़ते हैं, जहां पे मैनेजर्स को एक्शंस डिसाइड करने पड़ते हैं कि क्या एक्शन करना है, राइट? और बहुत से चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। तो ये जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं मैनेजर को गाइड करता है, वो एक जनरल गाइडलाइंस है, बहुत ही फ्लेक्सिबल है, रिजिड नहीं है, स्टैटिक नहीं है, वो जनरल गाइडलाइंस हैं, फ्लेक्सिबल हैं, जो कि एक मैनेजर को डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं और एक्शंस परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं। माइंडेड स्टूडेंट्स दैट दीज प्रिंसिपल्स आर फ्लेक्सिबल इन नेचर। साइंटिफिक प्रिंसिपल्स तो बहुत रिजिड होते हैं, बट मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स कैसे होते हैं? दे आर फ्लेक्सिबल इन नेचर, जो चेंजिंग एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, चेंजिंग सिचुएशंस के अकॉर्डिंग चेंज किए जा सकते हैं। और वो मैनेजर को क्या हेल्प करते हैं? डिफरेंट डिसीजंस लेने में हेल्प करते हैं और काम करने में हेल्प करते हैं। So students, as I told you that in this chapter we will be learning about principles of management। मैनेजमेंट के बहुत सारे principles होते हैं। So we will be learning about 14 principles of management and these 14 principles of management are given by Henry Fayol। अब ये हेनरी फ्योल कौन थे? हेनरी फ्योल वॉज अ मैनेजमेंट गुरु, एक मैनेजमेंट गुरु हैं, मैनेजमेंट फिलोसोफर हैं, जिन्होंने ये 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए हैं। नाउ दिस हेनरी फ्योल ही वाज बोर्न इन फ्रांस में बॉर्न हुए थे इन 1841। ही वाज अ माइनिंग इंजीनियर एंड ही जॉइंड अ कोल माइनिंग कंपनी। जब वो कोल माइनिंग कंपनी को ज्वाइन किए थे उस टाइम वो एक नॉर्मल एम्प्लॉय थे, बट ग्रेजुअली ही बिकेम द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ दैट कंपनी। जब वो मैनेजिंग डायरेक्टर बने तो उस टाइम कंपनी को बहुत फाइनेंशियल क्राइसिस फेस करना पड़ रहा था। फाइनेंशियल क्राइसिस मतलब कंपनी ह्यूज लॉसेस में जा रही थी। तब हेनरी फ्योल ने अपनी मैनेजमेंट टेक्निक्स यूज करी, बहुत सारे प्रिंसिपल्स मैनेजमेंट के वहां पे अप्लाई किए और कंपनी की हालत सुधर गई। जब 30 इयर्स बाद उनका रिटायरमेंट हुआ तब कंपनी की फाइनेंशियल साउंडनेस बहुत थी। फाइनेंशियल साउंडनेस मतलब फाइनेंशियल पोजीशन बहुत अच्छी थी। तो ये जो 14 प्रिंसिपल्स की जो हम बात करेंगे, जो हेनरी फ्योल ने डेवलप किए हैं, वो सब कहाँ पे डेवलप किए थे? ये उसी कंपनी में मैनेजिंग टेक्निक्स और प्रिंसिपल्स अप्लाई करके 14 प्रिंसिपल्स डेवलप किए हैं। ओके स्टूडेंट्स, लेट मी टेल यू वन मोर थिंग। ये जो हेनरी फ्योल है इन्होंने 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट भी डेवलप किया है। ये 5 फंक्शंस किन्होंने डेवलप किए हैं? हेनरी फ्योल ने।
अब तक तो आपको पता होगा कि ये 5 फंक्शंस कौन से हैं। ये 5 फंक्शंस प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो ये जो 5 फंक्शन है ये भी किन्होंने डेवलप किए हैं, हेनरी फ्योल ने। एंड 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ऑल्सो हैव बीन डेवलप्ड बाय हेनरी फ्योल, एंड दैट इज व्हाई वी कॉल हेनरी फ्योल एज फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट। वी कॉल हिम एज father of administrative management. Okay students, so हेनरी फ्योल को हम क्या कहते हैं, फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट कहते हैं। इन्होंने 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट डेवलप किए हैं एंड एज वेल एज 5 functions of management. So students, now we will be starting the 14 principles of management. And as I told you, ये 14 principles किसने दिए हैं? ये 14 principles हेनरी फ्योल ने दिए हैं. So the first principle is division of work. According to Fyoll, the work should be divided into small parts, and each part of work should be given to a specialized person to do it. Because if a specialized person will do the work will be done in an efficient and effective manner. फ्योल का ये कहना था कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन के काम को छोटे छोटे कामों में डिवाइड कर लेना चाहिए, एंड वो काम किसको करने को देना चाहिए, जो पर्सन उसमें स्पेशलाइज्ड है। स्पेशलाइज्ड मीनिंग, जो मैंने पहले भी बताया था, स्पेशलाइज्ड मतलब होता है एक्सपर्ट। तो काम किसे करने को देना चाहिए, जो पर्सन उस काम में एक्सपर्ट है। क्योंकि अगर एक एक्सपर्ट काम करेगा तो काम कैसा होगा, एफिशिएंटली होगा, इफेक्टिवली होगा, कम टाइम लगेगा। कम क्यों टाइम लगेगा, क्योंकि उस एक्सपर्ट को काम करना ऑलरेडी आता होगा, एंड काम हमारा कैसे होगा, अच्छे से होगा। अच्छे से होगा मतलब इफेक्टिवली होगा एज वेल एज एफिशिएंटली होगा। सो दिस इज डिविजन ऑफ वर्क. I'll give you an example. I'll take the same example which I had taken in my first video when I was explaining about management functions. अगर आपको याद होगा बर्थडे पार्टी वाला एग्जाम्पल, बर्थडे पार्टी मुझे ऑर्गेनाइज करनी थी, तो उसके पूरे काम को मैंने क्या किया था, छोटे छोटे कामों में डिवाइड कर लिया था। एक काम था केक बनाने का, एक काम था खाना बनाने का, एक काम था घर डेकोरेट करने का, एंड लोगों को इनवाइट करने का, अच्छे से उनको एंटरटेन करने का, यही काम था। तो मैंने क्या किया, बर्थडे पार्टी के पूरे काम को छोटे छोटे कामों में डिवाइड कर दिया, एंड मैंने हर एक काम किसे करने को दिया था, स्पेशलाइज्ड पर्सन को काम करने को दिया था। जो कजन मेरी केक बनाने में स्पेशलाइज्ड थी, एक्सपर्ट थी, तो मैंने उन्हें कौन सा काम दिया था, केक बनाने का। मेरी मम्मा खाना बनाने में अच्छी थी, तो मैंने काम किसको दिया था, मेरी मम्मा को दिया था खाना बनाने का। जो अंकल डेकोरेशन में काम में बहुत अच्छे हैं, तो काम किसको दिया था, उन अंकल को दिया था जो कि मेरा घर डेकोरेट करेंगे। मैंने काम क्या देख के दिया है, स्पेशलाइजेशन देख के दिया है। जो जिस इंसान जो जिसमें अच्छा है वही काम दिया है। अब मैं केक बनाने का काम किसी और को देती है, जैसे केक बनाना आता ही नहीं है, तो क्या वो केक बनता, नहीं बनता, वो कुछ और ही बन जाता, राइट। So this is division of work, which says that the entire work should be divided into small parts, and वो काम किसको करने को देना चाहिए, specialized person को करने को देना चाहिए। उससे क्या होगा, काम टाइम पे होगा, effectively होगा, as well as efficiently होगा। Second principle is authority and responsibility. अब authority क्या होता है, authority is power to take decisions or to give orders. Authority is power to take decisions or give orders. Like a boss. A boss has an authority to give orders to his employees. बॉस के पास अथॉरिटी होती है कि वो अपने एम्प्लॉयज को काम से रिलेटेड ऑर्डर्स दे सकता है। The same way, the boss also has the authority to take decisions.
अपने ऑर्गेनाइजेशन में बॉस को बहुत सारे डिसीजंस लेने पड़ते हैं, तो उनके पास ये अथॉरिटी है कि वो डिसीजंस ले सकते हैं, एंड उनके पास अथॉरिटी है कि वो अपने एम्प्लॉयज से काम कराने के लिए उन्हें ऑर्डर्स दे सकते हैं, एंड दिस इज नोन एज अथॉरिटी. नाउ रिस्पॉन्सिबिलिटी. व्हाट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी? Responsibility is obligation to do the work. Whatever work has been given to you, it is your responsibility to complete that work. अब बॉस ने जो एम्प्लॉय को काम दिया है, तो एम्प्लॉय की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? टू कंप्लीट दैट टास्क. जो भी काम दिया है उन्हें वो काम करना पड़ेगा. सो दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉय. स्टूडेंट्स, इट इज सेड दैट अथॉरिटी शुड बी इक्वल टू रिस्पॉन्सिबिलिटी. जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं उतनी ही अथॉरिटी देना जरूरी है. लाइक फॉर एग्जाम्पल, एक प्रोडक्शन मैनेजर ने अपने वर्कर्स को 1000 शर्ट्स बनाने का टारगेट दिया. क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी वर्कर्स को? कि उन्हें 1000 शर्ट्स बनानी है. बट प्रोडक्शन मैनेजर ने वर्कर्स को अगर एक्स्ट्रा रॉ मटेरियल चाहिए तो उन्हें ये अथॉरिटी नहीं दी कि वो स्टोर रूम से रॉ मटेरियल निकाल सकते हैं. सो डू यू थिंक दे विल बी एबल टू प्रोड्यूस दोज 1000 शर्ट्स? वो प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे. क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि उनके पास अथॉरिटी ही नहीं है कि वो अपने आप जाके स्टोर रूम से रॉ मटेरियल ले सकें. इसलिए वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उनकी? वो 1000 शर्ट्स बनाना. तो क्या वो शर्ट्स बना पाएंगे जबकि उनके पास रॉ मटेरियल लेने की अथॉरिटी ही नहीं है? तो होना क्या चाहिए? अथॉरिटी शुड बी इक्वल टू रिस्पॉन्सिबिलिटी. जितनी आप उन्हें काम करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो उतनी ही आपको अथॉरिटी भी देनी पड़ेगी, तभी आपका काम पूरा हो पाएगा. अदरवाइज क्या होगा? आपका काम पूरा नहीं हो पाएगा. एंड स्टूडेंट्स, अथॉरिटी शुड नॉट बी गिवन मोर ऑल्सो. ऐसा भी नहीं होना चाहिए. अब इसी एग्जाम्पल को लेते हैं. अगर प्रोडक्शन मैनेजर वर्कर्स को कहता है कि देखो रॉ मटेरियल सारा स्टोर रूम में रखा हुआ है, तुम्हें जितना रॉ मटेरियल चाहिए तुम अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो, किसी से परमिशन लेने की भी कोई जरूरत नहीं है. तो इस केस में वो क्या कर रहा है? प्रोडक्शन मैनेजर एक्स्ट्रा अथॉरिटी दे रहा है, अपने अकॉर्डिंग ले लो, कोई किसी से पूछना नहीं, कोई परमिशन नहीं है. तो ये भी सिचुएशन सही नहीं है. क्यों? क्योंकि हो सकता है इस केस में क्या हो? वर्कर्स अथॉरिटी मिसयूज करने लगे. सो एक्स्ट्रा अथॉरिटी शुड ऑल्सो नॉट बी गिवन. एंड कम अथॉरिटी भी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि अगर आप अथॉरिटी कम दोगे तो आपका काम पूरा नहीं हो पाएगा. अगर अथॉरिटी ज्यादा दे दोगे तो क्या होगा? मिसयूज होने के बहुत से चांसेस हैं. एंड सबसे सही कौन सा है? ए शुड बी इक्वल टू आर. इस केस में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी हो जाएगी. योर गोल विल बी अचीव्ड. ओके स्टूडेंट्स, आई जस्ट रिपीट वंस अगेन. अथॉरिटी क्या होता है? ऑर्डर्स देने का पावर या डिसीजंस लेने का पावर. रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी काम दिया गया है आपको वो पूरा करना पड़ेगा. ए शुड ऑलवेज बी इक्वल टू आर. अगर आपको काम करवाना है तो उतनी अथॉरिटी भी देनी पड़ेगी. सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन. दिस वर्ड वी हैव heard a lot of time before also. Discipline means following rules and regulations. Whatever rules and regulations have been designed by organization, those rules and regulations should be followed by the employees and the workers. जो भी organization ने rules regulations बनाए हैं वो rules and regulations employees को follow करने चाहिए. कोई भी काम हो वो कैसे करना चाहिए? In a disciplined manner, following rules and regulations. So this point is pretty easy. Second point भी है इसमें. Discipline का एक और मतलब है commitment. There should be a commitment between employer and employee. Commitment का मतलब होता है अपनी बात पे टिके रहना. जो मैं बोल रही हूँ मैं वैसे ही करूँगी. Right? Commitment होना.
किसके बीच में? एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय के बीच में। लाइक फॉर एग्जाम्पल देयर इज एन ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसे दिवाली सीजन पे ह्यूज ऑर्डर मिला, पर वो जो ऑर्डर है उन्हें 2 दिन में ही कंप्लीट करना है। तो क्या किया? एम्प्लॉयर्स ने, बॉसेस ने अपने वर्कर्स को बुलाया और उनसे बोला कि हमें ये ऑर्डर 2 दिन में ही कंप्लीट चाहिए। तो वर्कर्स ने बोला कि ये 2 ऑर्डर हम 2 दिन में कंप्लीट कर देंगे, दिन रात काम करेंगे और ये ऑर्डर पूरा कर देंगे, बट हमारी एक शर्त है। क्या शर्त है? कि हमें एक्स्ट्रा बोनस चाहिए इस बार। तो एम्प्लॉयर्स बोले कि अगर ये ऑर्डर फिनिश हो गया टाइम पे तो हम आपको एक्स्ट्रा बोनस दे देंगे। तो डिसिप्लिन क्या बोलता है? अपनी बात पे टिके रहना। सो इस एग्जाम्पल में वर्कर्स को अपनी बात पे टिके रहना चाहिए। कौन सी बात है उनकी? कि उन्हें ऑर्डर टाइम पे पूरा करना है। एंड एम्प्लॉयर्स को भी अपनी बात पे टिके रहना चाहिए। उनकी क्या बात है? कि हम वर्कर्स को एक्स्ट्रा बोनस देंगे। एंड अगर ऐसा कर रहे हैं दैट मीन्स डिसिप्लिन फॉलो हो रहा है, राइट? सो हियर देयर आर 2 points. One is related to rules and regulations and another is related to commitment. So students, our next principle is unity of command. Unity of command says that every worker or an employee should be given orders by one boss only. हर एक वर्कर के ऊपर या हर एक एम्प्लॉय के ऊपर एक ही बॉस होना चाहिए। If there are more than one bosses, अगर उसको ऑर्डर्स एक से ज्यादा बॉस दे रहे हैं तो क्या होगा? He will get confused, किसकी बात मानो? बॉस ए की बात मानो या बॉस बी की बात मानो? Then he will also get a chance of escaping from his responsibility. उसे अपनी जिम्मेदारियों से भागने का मौका मिल जाएगा। कैसे? ए बॉस को बोलेगा मैं बी बॉस का काम कर रहा था, बी बॉस को बोलेगा मैं ए बॉस के काम में बिजी था, राइट? एंड देयर आर चांसेस दैट द बॉसेस स्टार्ट फाइटिंग विद ईच अदर। बॉसेस के बीच में डिस्प्यूट होने के चांसेस है। ए बॉस बोले कि मेरा तो काम करता ही नहीं है, बी बॉस का ही काम करता रहता है, बी बॉस बोले ए का करता रहता है काम, मेरा तो ये काम करता ही नहीं है। Therefore, this principle has been developed and it says that there should be one boss over one worker. एक वर्कर के ऊपर एक ही बॉस होना जरूरी है। अदरवाइज क्या होगा? अदरवाइज ये होगा कि वर्कर कंफ्यूज हो जाएगा, एम्प्लॉय कंफ्यूज हो जाएगा कि मैं इस बॉस की बात मानूं, एंड अपनी जिम्मेदारियों से भागेगा एंड काम कभी भी पूरा नहीं हो पाएगा। सो दिस पॉइंट सेज दैट हर एक वर्कर पे, ऑन एवरी वर्कर देयर शुड बी ओनली वन बॉस।